फॉर्मली साइकोलॉजी वॉज ए पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी वो साइंस जो डील करती है सुपर नेचुरल फिनोमिना के स्टडी से, और साइकोलॉजी डील करती थी नेचर से, ओरिजिन से और डेस्टिनी ऑफ सोल से। आजकल इसको कहा जाता है रैशनल साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी रैशनल साइकोलॉजी से डिफरेंट है। मॉडर्न साइकोलॉजी ज़्यादा इंपेरिकल है। इंपेरिकल यानी इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डाटा। और ये ऐसे सवालों के साथ डील नहीं करती कि हमारी सोल की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी हमारी आत्मा की क्या गति है। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी और इसका कंट्रीब्यूशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और क्यों सभी टीचर और लर्नर्स को एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की डेफिनेशन के साथ। साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहला जो यूज है ये किया गया एरिस्टोटल के द्वारा, और एरिस्टोटल का जो बर्थ टाइम है दैट इज अराउंड 384 बीसी। यानी साइकोलॉजी कोई नई टर्म नहीं है। ये वर्ड बना है दो वर्ड से, साइकी जिसका मतलब है माइंड और लोगस जिसका मतलब है स्टडी ऑफ, यानी साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी डील करती है मेंटल प्रोसेसेस के साथ, यानी हमारे मस्तिष्क में, मन में क्या चलता है और इससे हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। एनिमल बिहेवियर और ह्यूमन माइंड के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं और कैसे हम डिफरेंट हैं। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है और किस स्थिति में जाके हम उसको एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में रख पाते हैं। कौन से पेक्यूलियर ट्रेट्स हैं जिसके कलेक्शन को हम बिहेवियर कहते हैं। ये सब चीजें हम जानते हैं साइकोलॉजी के द्वारा। यानी साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी को कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। जैसे 1884 में जेम्स सली ने इसको डिफाइन किया एज साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड, यानी इंसान के अंदर क्या चलता है, उसके मन में क्या चलता है, उसके मस्तिष्क में किस तरह का कार्य चलता है, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। जबकि 1892 में विलियम जेम्स ने कहा साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, यानी मस्तिष्क में किस तरह का कार्य चलता है और हम किस तरह से सोचते हैं, उसके अनुसार हमारा किस तरह से बिहेवियर डेवलप होता है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजी है। वुड ने साइकोलॉजी का डेफिनेशन दिया साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस जो है ये हमें आउटर वर्ल्ड में भी होते हैं और हम उसको इंटरनली कैसे फील करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। वुडवर्थ का डेफिनेशन इससे काफी ज्यादा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देता है। इट इज साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंसान जो भी कुछ करता है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो सोशल है, किसी भी तरह की एक्टिविटीज को हम स्टडी कर सकते हैं अंडर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको डिफाइन किया द स्टडी ऑफ माइंड, यानी हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर बिहेवियर, और ये हमारे बिहेवियर को, व्यवहार को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। अब ये जो बिहेवियर है ये दोनों तरह का हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो हमें बाहर से नजर आता है, हमारी एक्टिविटीज के थ्रू हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे नजर आता है, और कोवर्ट बिहेवियर इज दैट बिहेवियर विच इज इनर बिहेवियर, यानी हमारे एटीट्यूड, हमारा थिंकिंग पैटर्न। तो ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरह के बिहेवियर के ऊपर हमारे माइंड का प्रभाव पड़ता है, और इस सारी स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो एजुकेशन साइकोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी के कंपैरेटिवली थोड़ा नैरो है और डीपर है। एजुकेशन साइकोलॉजी डील करती है एजुकेशन प्रोसेस के बारे में। इट डील्स विद प्रॉब्लम्स, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के दौरान हमें क्या समस्याएं आती हैं, हम किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या सीख सकते हैं, और उस एजुकेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स है, यानी जो लर्नर के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये सारा कुछ जो है ये एजुकेशन साइकोलॉजी का फील्ड है। एजुकेशन के 3 मेन पिलर हैं, एक है टीचर, एक है लर्नर और एक है एनवायरनमेंट, और ये सब इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एजुकेशनल नीड्स। एजुकेशन साइकोलॉजी इन सभी के ऊपर अपना प्रभाव रखती है, यानी हम लर्नर के बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसकी एजुकेशनल नीड को समझ सकते हैं, और इन नीड्स को पूरा करने के लिए और लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हमें कैसे इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये सब गाइडेंस हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से मिलती है। अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की कुछ खास डेफिनेशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन हम लेंगे स्किनर की। स्किनर ने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी डील करती है विद टीचिंग एंड लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग में जो भी कुछ होता है वो सब एजुकेशन साइकोलॉजी में आएगा। सिमिलरली क्रो एंड क्रो ने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सप्लेन लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। अब क्योंकि लर्निंग को एक एज से परे वाला प्रोसेस माना जाए, यानी सारी उम्र हम सीखते रहते हैं, तो अब क्योंकि लर्निंग बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक होती है, तो इसका मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी का जो प्रभाव है वो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक के एक्सपीरियंसेस के ऊपर रहेगा। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब जिसके द्वारा हम सीखते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके कुछ मोटे मोटे जो कारण हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। इससे फायदा होगा अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी हम बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। टू इम्प्रूव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अपने प्रोसेस ऑफ लर्निंग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि हम कम समय में ज़्यादा बेहतर नतीजे पा सकें। हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर का जो सारा जो एफर्ट है that is to achieve certain objectives by improving the behavior of the learner। तो टीचर उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से समझ पाए कि वो क्या करना चाह रहा है, किस तरह से लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी नॉलेज भी है और स्किल भी है। इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत कुछ हम इसमें सीखते हैं और इसको यूज करने से अपने काम को इम्प्रूव करते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा और स्किल को भी इम्प्रूव करेगा। अगर हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप की, तो सभी फील्ड में एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप है। टीचर को इम्प्रूव करने के लिए, लर्नर को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको समझने के लिए, और लर्निंग रिसोर्सेज को बनाने के लिए, कब उनको यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ये सब सीखने में एजुकेशन साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं टीचर की। टीचर भी एक पर्सन है, उसके भी कुछ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेंशन्स होती हैं, कुछ उम्मीदें आशाएं होती हैं और बहुत सारी चिंताएं होती हैं। ये सब चीजें मिलके बनाती हैं टीचर की पर्सनालिटी। अगर टीचर अपने बारे में इन सब चीजों को समझ सके और अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सके, तो वो एक बेहतर टीचर भी बन सकता है। अच्छे टीचर की अच्छी पर्सनैलिटी होना जरूरी है, तो उसको ये सब चीजें मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा, टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी ड्यूटी है कि वो लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, और उसके साथ साथ वो उसको मोटिवेटेड रखे, उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी टीचर को जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी उसको मिलेगी एजुकेशन साइकोलॉजी से। सिमिलरली अगर हम लर्नर की बात करें, तो लर्नर भी एक पर्सन है, उसकी भी कुछ अपनी एबिलिटीज होती हैं। हर कोई सब कुछ कर सकता है, मगर सबके करने की क्षमताएं अलग अलग है। हालांकि सब इंडिविजुअल एक जैसे हैं, मगर सब में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस अराइज होते हैं डिफरेंट कैपेसिटी से, डिफरेंट इंटरेस्ट से। हर किसी का इच्छाएं, उसकी इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, सीखने की क्षमताएं अलग हो सकती हैं, इंटेलिजेंस अलग हो सकती है, कोई ज़्यादा क्रिएटिव है, कोई कम क्रिएटिव है। इन सब को जान के हम लर्नर की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं और उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लर्नर खुद इन चीज़ों को जान के अपने बारे में जानकारी ले सकता है और बेहतर तरीके से सीख सकता है। आगे आ जाता है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस यानी जो भी हम
लर्निंग की क्रियाएं करते हैं, उसके दौरान हम जिस भी तरह से सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग प्रोसेस। यानी लर्निंग प्रोसेस क्या है कि हम कौन से मेथड यूज करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, क्या टेक्निक लगाते हैं जिससे लर्निंग को बेहतर किया जा सके। लर्निंग अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग तरीके से की जा सकती है। जिस तरह से एक बच्चा सीखता है उसी तरह से एक नवयुवक नहीं सीखता। जिस तरह से नवयुवक सीखता है वही तरीके से आप बुजुर्ग को नहीं सिखा सकते। तो एज के अनुसार यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अनुसार लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से मॉड्यूलेट करना है, जैसे जैसे बच्चे का लर्नर का एज बढ़ता है तो उसके अनुसार आपको कैसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, ये जानने के लिए भी हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट और एटीट्यूड ऑफ द लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लर्नर एक जैसे होते हैं मगर सब लर्नर एक दूसरे से अलग होते हैं। सब लर्नर को जब हम ग्रुप में पढ़ाते हैं तब हमारे पास एक जनरल गाइडलाइन होती है टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हम किसी स्टडी मटेरियल या सेट ऑफ एक्टिविटीज से सीखते हैं जिसको कहते हैं करिकुला। अब ये करिकुला जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह से मॉड्यूलेट किया जा सकता है बाय बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। इस तरह से हमने अपने करिकुलम को डिज़ाइन किया है कि सभी लर्नर की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम उनकी लर्निंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। लेकिन उन इंडिविजुअल्स के लिए उस लर्निंग मटेरियल को या करिकुला को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ताकि लर्नर बेहतर थिंकिंग कर सके, मोटिवेटेड रहे, उसकी रीजनिंग एबिलिटी इंप्रूव हो, उसका बिहेवियर इंप्रूव हो। तो इन सब चीज़ों को साथ में मिला के प्रॉपर सिंथेसिस के द्वारा हम अगर लर्निंग प्रोसेस को समझ पाएं देन वी विल बी बेटर टीचर्स, एंड सिमिलरली अपने लिए अगर हम समझ पाएं तो वी विल बी बेटर लर्नर्स। लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग इन्वायरमेंट का बहुत रोल है। अब हर चीज़ को सिखाने के लिए किसी समय की ज़रूरत होती है, किसी प्लेस की ज़रूरत होती है। हम सब जानते हैं कि बच्चे स्कूल्स में क्लासेस में अच्छा सीखते हैं, लेकिन क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो भी बच्चे की लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और क्लासरूम ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो भी लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगर हम लर्निंग इन्वायरमेंट की खूबियों को, खासियतों को समझेंगे तो हम अपने लर्निंग इन्वायरमेंट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं ताकि हमें अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो, हम अच्छी तरह से सीख सकें। लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का बहुत रोल है, और ग्रुप बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से गाइडेंस बेहतर करी जाए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है एजुकेशन साइकोलॉजी से। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज मतलब वो सामान, वो चीज़ें जिसके द्वारा हम लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन फिलॉसफी जो है ये डिसाइड करती है कि हमारी एजुकेशन के मेन या मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, लेकिन इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट इज डिसाइडेड बाय एजुकेशन साइकोलॉजी। टीचर भी एक लर्निंग रिसोर्स है फॉर द लर्नर। इसके सिवाय बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, कई तरह के ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। तो कैसे इन लर्निंग रिसोर्सेज को सिलेक्ट किया जाए, डेवलप किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए और इनकी परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाए, ये सब असेसमेंट्स ये डिपेंड करती हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा कि एजुकेशन साइकोलॉजी का लगभग सभी पार्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है with respect to teaching learning process. So with this we come to an end of this part.
अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कैसी कैसी विचारधाराएं साइकोलॉजी में है। बिहेवियरिस्टिक, जिसमें बिहेवियर को मॉड्यूलेट करने पे ज़्यादा जोर है, जैसे पैवलव, वाटसन और स्किनर की थ्योरीज हैं। साइकोडायनेमिक, यानी हमारा मस्तिष्क किस तरह से हमारे व्यवहार को रेगुलेट करता है, जिसमें फ्रॉइड की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ह्यूमनिस्टिक, जिसमें ह्यूमन बीइंग को सेंट्रल प्लेस दी गई है। कॉग्निटिव, ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं उसके बारे में है। एंड न्यूरोबायोलॉजिकल, जो कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स को स्टडी करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।